नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। एआई की दिशा में भारत की लंबी छलांग। अमेरिकी नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका देशों में शामिल हुआ भारत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, युवा पीढ़ी के लिए रखी जा रही है नींव। एआई समिट से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात। वैश्विक मुद्दों सहित विभिन्न विषयों पर होगी बात। सोलह साल बाद भारत को मिली हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता। 2026 से 2028 कार्यकाल के लिए इस मंच का नेतृत्व करेगा भारत। साझा समुद्री चुनौतियों और सुरक्षा की मजबूती पर होगा मंथन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी। कहा, 10 से 15 दिन में परमाणु समझौता नहीं किया तो बड़ी तबाही के लिए तैयार रहे ईरान। और टी20 विश्व कप में आज ग्रुप दौर का आखिरी मैच। ऑस्ट्रेलिया और ओमान की होगी भिड़ंत। कल से शुरू होगी सुपर 8 की जंग। और सुर्खियों के बाद सबसे पहले बात करेंगे एआई इंपैक्ट समिट की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक स्टार्टअप्स के सीईओज के साथ बातचीत की। ये स्टार्टअप्स हेल्थ केयर, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस और दूसरे फील्ड में शानदार काम कर रहे हैं। तो एआई और डीप टेक स्टार्टअप्स के सीईओ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत। एआई इंडिया इंपैक्ट समिट अपने आप में महत्वपूर्ण और एक प्रभावशाली समिट, जिसका संदेश भारत ने पूरी दुनिया को दिया। भारत आज औपचारिक रूप से अमेरिका की अगुवाई वाली पहल पैक्स सिलिका में शामिल हो गया है। यह पहल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सप्लाई चेन आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। यह घोषणा दिल्ली में चल रहे ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट 2026 के दौरान की गई। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट से अलग भारत और अमेरिका के बीच पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे। हस्ताक्षर के बाद एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई गई। तो पैक्स सिलिका में शामिल हुआ है भारत। सबकी जनरेशन के लिए एक नया फाउंडेशन बन रहा है, एक नया आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आए, उस सब की आज नींव रखी जा रही है, जिससे आने वाले समय में आप लोग अपनी जर्नी वहां तक लेके जाए जहां भारत को एक विकसित भारत बनाने का सपना है। भारत और अमेरिका के बीच पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन के साइनिंग सेरेमनी में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि अमेरिका और भारत की साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है और गूगल इस साझेदारी को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर गर्व महसूस कर रहा है। The US-India partnership has a critical role to play. Google is proud to serve as a connection point between them, both figuratively and literally. More on this later. We have teams across both countries working seamlessly together on some of our most important initiatives. Innovations that start in India, like Google Pay, are making products better for people all over the world. I believe India is going to have an extraordinary trajectory with AI, and we are supporting with a full stack commitment, including products, skilling, and infrastructure.
और आइए अब आपको बताते हैं कि पैक्स सिलिका में कौन कौन से देश शामिल हैं और इसका महत्व क्या है। आपको बता दें कि ये अमेरिका की अगुवाई वाली बहुपक्षीय पहल है जिसका नाम पैक्स सिलिका है। सुरक्षित तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक विकसित करता है। ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इजराइल, ये तमाम सारे देश जो हैं इसके सदस्य हैं। इसके अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, कतर, ये भी पैक्स सिलिका के समूह देश हैं और अब भारत भी आधिकारिक रूप से इसका हिस्सा बन गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पैक्स सिलिका में सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, ये देश भी शामिल हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश विभाग की प्रमुख पहल है पैक्स सिलिका। ये इसका महत्व है। इसके साथ ही सुरक्षित तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक विकसित करना, ये पैक्स सिलिका का काम है। साथ ही महत्वपूर्ण संसाधनों की सप्लाई चेन को भरोसेमंद बनाने की भूमिका भी पैक्स सिलिका निभाता है। इसके साथ ही सहयोगी देशों के बीच आर्थिक सुरक्षा बढ़ाना इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जिसका साझेदार देश अब भारत भी है। आर्थिक सुरक्षा के लिए मजबूत सप्लाई चेन जरूरी होती है और वही पैक्स सिलिका के सदस्य देश काम करते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की ये महत्वपूर्ण और प्रमुख पहल है जिसका भारत अब आधिकारिक रूप से सदस्य देश बन चुका है। सुरक्षित तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक विकसित करना, ये पैक्स सिलिका के समूह देशों का काम है। महत्वपूर्ण संसाधनों की सप्लाई चेन को भरोसेमंद बनाने में भी पैक्स सिलिका की महत्वपूर्ण भूमिका है और सहयोगी देशों के बीच आर्थिक सुरक्षा बढ़ाना, ये इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है। आर्थिक सुरक्षा के लिए मजबूत सप्लाई चेन जरूरी होती है और उस पर पैक्स सिलिका के सदस्य देश मिलकर काम करते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र का, जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि शैलेंद्र से समझने की कोशिश करते हैं। शैलेंद्र, पैक्स सिलिका का आधिकारिक रूप से अब भारत सदस्य बन चुका है। समझना चाहेंगे कितना महत्वपूर्ण है ये भारत के लिहाज से? देखिए, पहले तो ये बताना जरूरी है कि कौन कौन इसके पहले से सदस्य हैं। उसमें ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, साउथ कोरिया, कतर, सिंगापुर, यूके और यूएई, तो ये देश इसके पहले से सदस्य हैं। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब हम कोई टेक्नोलॉजी साझा करते हैं तो ये जरूरी है कि वो ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी हो, जिससे कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ना हो। आपने कोरोना के समय देखा था कि सेमीकंडक्टर में चिप की ये कहा जा रहा था कि काफ़ी कमी हो रही, क्योंकि कुछ देशों का उस पर एकाधिकार था या वहाँ पर कुछ दिक्कतें आई तो चिप की आपूर्ति प्रभावित हुई। इससे आगे की भी अब दुनिया सोच रही है कि किसी एक जगह पर एकाधिकार तो ना हो, ये बात तो हम सब जानते हैं, सब दुनिया के देश इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी में अगर किसी एक के पास सब कुछ एकाधिकार होगा, वो ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी नहीं होगी, यानी उसका साझा नहीं किया जाएगा उस टेक्नोलॉजी को। तो मान लीजिए कि किसी एक टेक्नोलॉजी पर किसी दूसरे देश में कोई काम हो रहा है, तो जिस देश के पास वो टेक्नोलॉजी है वो अगर उसमें कुछ फेरबदल करती है या फिर रोकती है तो काम प्रभावित हो जाएगा। और जब एआई का इस्तेमाल बहुत सारे क्रिटिकल सेक्टर्स में होने जा रहा है, तो ये जरूरी है कि जिन टेक्नोलॉजी का प्रयोग दुनिया करने जा रही है अलग अलग सेक्टर्स में, वो ट्रस्टेड हो, उनको लेकर एक सहमति हो और उसमें कोई एक तरह से फेरबदल या फिर गड़बड़ी की गुंजाइश ना हो। तो ये जो पैक्स सिलिका है, इस दिशा में सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ना हो, इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। और हमने जानता है कि भारत आज इसका आधिकारिक तौर पर सदस्य बना। आपसे थोड़ी देर पहले आपने देखा कि एक कार्यक्रम में भारत मंडपम में ये ऐलान किया गया। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्लोबल साउथ में एआई टेक्नोलॉजी के एक तरह से कहें कि मेन मुख्य केंद्र के तौर पर अब भारत उभरेगा। और दुनिया जानती है कि भारत अब तेजी से अग्रणी देश के तौर पर एआई सेक्टर में भी उभर रहा है। तो तमाम देश मिलकर ये सुनिश्चित करें कि दुनिया के कल्याण के लिए या अलग अलग सेक्टर्स में चुनौतियों से निपटने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का, एआई टेक्नोलॉजी का हम या सेमीकंडक्टर में जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी हो, ये सब ट्रस्टेड हो। तो उस दिशा में ये जो पहल है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वक्त आप देखें कि मैं एक हॉल के बाहर खड़ा हूँ जहाँ एआई की जो तकनीक के जो नए नए उत्पाद हैं उनका प्रदर्शन किया गया है। बड़ी संख्या में लोग, खासतौर पर छात्र, युवा यहाँ पर
इन को प्रदर्शनी को, नए नए उत्पाद को देखने आए हैं। तो दरअसल ये तकनीक जो भविष्य की जो तकनीक है या जो अभी सीमित स्तर पर इस्तेमाल हो रही है, वो हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर इस्तेमाल होने वाली है। निश्चित तौर पर वो ट्रस्टेड होनी चाहिए, उसको लेकर एक आपस में सहमति होनी चाहिए और उसको साझा किया जाना चाहिए, जिससे कि वो कोई ऐसी जानकारी जो उस तकनीक के बारे में सिर्फ किसी एक के पास ना हो। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस दिशा में हम देख रहे हैं कि ये जो सम्मेलन है ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, जो इस वक्त भारत मंडपम में हो रहा है दिल्ली में। शैलेंद्र, यदि पैक्स सिलिका को समझने की हम कोशिश करें तो इसमें दो महत्वपूर्ण फैक्टर्स सामने आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि सुरक्षित तकनीक के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक को तैयार करना सुरक्षित तरीके से, और दूसरा कि सदस्य देशों के बीच में आर्थिक सहयोग को बढ़ाना। ये जो महत्वपूर्ण इसके प्रयास हैं, इसका भारत भी सदस्य देश है, तो ये भारत के लिहाज से कितना ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा? देखिए, इसे दुनिया के लिहाज से फायदेमंद देखिए, भारत तो निश्चित तौर पर उसका एक अब सदस्य बना है जी। पहली बात तो यह है पराक्रम समझने की जरूरत है कि किसी एक उत्पाद का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए किसी तकनीक आधारित किसी उत्पाद का इस्तेमाल किसी भी एक सेक्टर में होता है और उसकी तकनीक किसी एक के पास है और कोई उसे नहीं जानता है, तो उसमें फेरबदल कर सकता है, कोई ऐसा बदलाव कर सकता है जिससे किसी दूसरे देश में वो काम प्रभावित हो सकता है या फिर वो काम रुक सकता है जी। तो दरअसल ये तकनीक सब कई लोगों को पता होनी चाहिए, या जो देश इस्तेमाल कर रहा है या जो सेक्टर इस्तेमाल कर रहा है वो उसकी जानकारी उसके पास हो, ये ज़रूरी है। साथ ही साथ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ना हो, यानी किसी चीज़ की आपूर्ति हो रही, जैसे सेमीकंडक्टर में चिप की आपूर्ति होती है और अचानक हमने देखा था कि इसकी एक कमी हुई थी कोरोना के समय में, तो इस तरह की कोई स्थिति ना आए। एक दूसरे के देश इस बारे में मिलकर ये सुनिश्चित करें कि टेक्नोलॉजी भरोसेमंद हो, ट्रस्टेड हो और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ना हो। तो इस दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। बिल्कुल ठीक है। और शैलेंद्र, देखिए अपने आप में ये महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जब ग्लोबल साउथ की बात हम करें तो हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ग्लोबल साउथ को केंद्र में रखकर अपनी बातें भी रखी। तो ग्लोबल साउथ के लिहाज से यदि हम बात करें तो कैसे ये उसको भी मजबूती दे रहा है तकनीक के क्षेत्र में? ये देखिए, भविष्य में हम मानव कल्याण के लिए जब काम करते हैं तो ये ज़रूरी है कि जो बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है उसको हम साझा करें, जैसे कि हम यूपीआई पेमेंट सिस्टम में कर रहे हैं। और भारत जब तमाम तकनीक को अब हम सॉवरेन मॉडल को बना रहे हैं और हम भविष्य में देखेंगे कि दुनिया के कई देश, खासतौर पर ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, वो इसका फ़ायदा उठाएंगे और उनके देश में प्रगति में योगदान करेगा। तो इस तरह की जो एक ज़रूरत है कि एआई में अगर कोई तकनीक है वो ट्रस्टेड इकोसिस्टम का हिस्सा हो, क्योंकि हम इंटरकनेक्ट होने जा रहे हैं। एआई के जरिए जो दुनिया इस वक्त जो इंटरकनेक्ट है उससे ज़्यादा इंटरकनेक्ट होने जा रही है। एक दूसरे की तकनीक को हम साझा करने जा रहे हैं, एक दूसरे की तकनीक का उपयोग करने जा रहे हैं। तो एक ट्रस्टेड इकोसिस्टम होना चाहिए, यानी कोई एक देश में कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जाए और पूरा का पूरा कई देशों का सिस्टम प्रभावित हो, ये नहीं होना चाहिए। तो ट्रस्टेड इकोसिस्टम होना चाहिए, उस दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। और इसीलिए जब बात की जाती है एआई की तो रिस्पॉन्सिबल एआई की बात की जाती है, इथिकल एआई की बात की जाती है। और इस सम्मेलन में थीम में हमने देखा कि चर्चा भी इस बात की कई सत्रों के दौरान हुई है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और शैलेंद्र, महत्वपूर्ण ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मानव विजन है उसको पूरी दुनिया ने, जो कि समिट में सदस्य देश शामिल थे, उनके राष्ट्राध्यक्षों ने, राष्ट्र प्रमुखों ने उसकी सराहना की है। और जो इसकी थीम है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, तो ये भी अपने आप में हम कह सकते हैं कि उसकी थीम को भी सार्थकता प्रदान करता हुआ नजर आ रहा है एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट। देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति जब कल संबोधन दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि 10 साल पहले मुंबई का स्ट्रीट वेंडर ये सोच नहीं सकता था कि बैंक में उसका खाता होगा, क्योंकि उसके पास कागज नहीं थे, और आज यूपीआई के जरिए वो पेमेंट का लेन देन करता है जी। तो किस तरह की क्रांति हुई है, और वो क्रांति भारत से आगे अब हम दुनिया को उसको उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये भारत की खूबी है कि हमारी अगर हम किसी तकनीक पर काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो विश्व कल्याण के लिए उसका फ़ायदा हो और दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देश उसका फ़ायदा उठाएं। तो जब इसकी बात होती है, भारत ने एआई में मानव विजन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इस बात का खास तौर पर जिक्र किया और कहा कि डेटा पर अधिकार
जिसका डेटा उसका अधिकार होना चाहिए। तो इसके बहुत मायने हैं, क्योंकि विकासशील देश से डाटा उठा ले और कोई कंपनी किसी देश में बैठी है और वो दरअसल उस डाटा पर अपनी अधिकार का दावा करे, तो ये कतई उचित नहीं है। इसीलिए जहाँ से डाटा संग्रहित होता है, जहाँ का डाटा लिया जाता है, उनका अधिकार होना चाहिए, और इसीलिए सॉवरेन मॉडल की भी बात की जा रही है। और जब हम टेक्नोलॉजी को साझा करेंगे, ट्रस्टेड इकोसिस्टम बनाएंगे, तो जो तमाम सेक्टर्स की चुनौतियाँ उसको बेहतर तरीके से हल निकाल पाएंगे और उसमें चुनौतियाँ नहीं आएंगी या फिर ना के बराबर आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र। लेकिन शैलेंद्र, जाने से पहले देखिए एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर और बन रहा है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये एक ग्लोबल इम्पैक्ट इसका बहुत ही व्यापक रूप से पड़ा है, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र भारत की इस समिट पर है। कई सारे सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख उसमें शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल भी और आज भी कई सारे राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी मुलाकात होगी। तो हम भारत की एआई के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और नेतृत्व क्षमता का आकलन कैसे कर सकते हैं इस समिट के बाद? देखिए, तीसरा ही ऐसा समिट है जो दुनिया भर में आयोजित हो रहा है, और भारत आप देखें कि ग्लोबल साउथ में पहला ऐसा समिट हो रहा है। तो एआई इम्पैक्ट समिट इसका नाम रखा गया है। उससे ही बहुत कुछ संकेत मिल जाता है। 100 से ज़्यादा देशों की भागीदारी है, या तो वहाँ के तकनीकी लीडर आए हैं, टेक लीडर्स, या फिर तमाम देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, वो उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है और उन्होंने अपनी बात रखी है। तो बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट इस लिहाज से होगा कि जिस तरह हम एआई में आगे बढ़ रहे हैं, तो एआई को लेकर जो चुनौतियां हैं और जो अवसर है, उसे समझने की ज़रूरत है, उसके जोखिम को ख़त्म करने की ज़रूरत है, उसके रिस्पॉन्सिबल उपयोग की ज़रूरत है। कैसे डिजिटल एब्यूज़ से बचा जा सकता है, जिसका जिक्र कल फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया। कैसे रिस्पॉन्सिबल एआई की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है, एथिकल यूज ऑफ एआई पर आगे बढ़ा जा सकता है, इन सब की चर्चा हो रही है। और कैसे अलग अलग सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में एआई का इस्तेमाल हो सकता है और उसका फ़ायदा आम लोगों को होगा जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसका जिक्र भी कल एक सत्र में हुआ कि कैसे अफ्रीका में रहने वाले गरीब कुछ लोगों को एआई की मदद से हेल्थ केयर सुविधा दी गई जो डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इस तरह के जो बदलाव हो रहे हैं वो भी समझने की जरूरत है, और इसलिए ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और शैलेंद्र, मेरा आखिरी सवाल आपसे, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज डीप टेक सीईओज के साथ भी बातचीत हुई है, उसका कितना व्यापक महत्व है यदि हम उस बैठक की बात करें तो? ये देखिए, 2-3 बात दुनिया समझ रही है कि 140 करोड़ का ये देश है, और आप देखिए डाटा के लिहाज से भारत में बहुत डाटा आप वहाँ उपलब्ध होता है। इतने सारे लोग इंटरनेट यूज करते हैं, अलग अलग भाषाओं में वो बातचीत करते हैं, तो इसलिए भारत सबसे महत्वपूर्ण देश हो जाता है। और ग्लोबल साझेदारी को इच्छुक तमाम कंपनियां हैं जो इस सम्मेलन में हिस्सा ले रही हैं, और भारतीय कंपनियां हैं जो अपने नए नए उत्पाद सामने रख रही हैं। तो दुनिया के ग्लोबल लीडर इस बात को समझते हैं कि भारत के बिना एआई क्रांति को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए भारत के साथ पार्टनरशिप के लिए तमाम कंपनियां इच्छुक हैं। भारत में $200 बिलियन के निवेश होने की उम्मीद है अगले कुछ वर्षों में एआई सेक्टर में। भारत की अगर बड़ी कंपनियों को बात करें तो रिलायंस ने 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात की है अगले कुछ वर्षों में। अडानी ग्रुप ने भी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की बात की है। तो ये भविष्य में एआई में कितना बड़ा निवेश होने वाला है, इसका एक उदाहरण मात्र है कि दुनिया ये समझ रही है कि भारत के बिना या भारतीय कंपनियों के बिना भारतीय श्रम, जो कुशल श्रम है, पेशेवर जो लोग हैं, जो भारत के इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलने वाले जो छात्र हैं, जो भविष्य के बड़े लीडर बनने वाले हैं, इनके बिना एआई क्रांति को आगे ले जाना संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र मिश्र। निश्चित रूप से इसके सकारात्मक और दूरगामी परिणाम हम देख पाएंगे, और आज भारत की नेतृत्व क्षमता को पूरी दुनिया भी देख रही है। तो आप ये समझिए कि भारी निवेश जब एआई सेक्टर में होगा तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से हमारे देश में आत्मनिर्भरता के साथ साथ आर्थिक मजबूती भी होगी और हमारे देश के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर भी मिल सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज भी कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी। एआई समिट में शामिल होने आए इन वैश्विक नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी भारत के हित समेत अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों पर बातचीत करेंगे। आज जिन हस्तियों के साथ प्रधानमंत्री की वार्ता होगी उनमें
लिक्टेनस्टाइन के राजकुमार अलोइस, स्लोवाक के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलम शामिल हैं। भारत की मेजबानी में चल रहे एआई इंपैक्ट समिट की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। भविष्य में एआई की तकनीक कैसी हो, यह कैसे सुरक्षित और पारदर्शी बने, ऐसे तमाम पहलुओं पर साइंटिफिक पैनलिस्ट की मौजूदगी में विचार मंथन चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से एक ऐसा फॉर्मूला दिया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति की नई तस्वीर पेश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि सही नीयत और सही समय के साथ किया गया सही निर्णय ग्लोबल एआई रोड मैप बनाने में मदद करेगा। जिम्मेदार एआई तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री ने नैतिकता, संवेदनशील जैसे गुणों को समाहित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ह्यूमन गाइडेंस को एक जरूरी तत्व उन्होंने बताया, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है। एआई के एथिकल उपयोग के लिए मेरे 3 सुझाव हैं। फर्स्ट, डेटा सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हुए एआई ट्रेनिंग के लिए एक डेटा फ्रेमवर्क बने। जैसे एआई में कहा जाता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर डेटा सुरक्षित, संतुलित, विश्वसनीय नहीं होगा तो आउटपुट भी भरोसेमंद नहीं होगा। सेकंड, एआई प्लेटफॉर्म अपने सेफ्टी रूल्स बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंट रखे। हमें ब्लैक बॉक्स के बदले ग्लास बॉक्स अप्रोच चाहिए, जहां सेफ्टी रूल्स देखे और वेरीफाई किए जा सके। थर्ड, एआई रिसर्च में पेपर क्लिप प्रॉब्लम का उदाहरण दिया जाता है। अगर किसी मशीन को सिर्फ पेपर क्लिप बनाने का लक्ष्य दे दिया जाए तो वह उसका एक काम के लिए दुनिया के सारे रिसोर्सेज को दांव पर लगाकर भी वही काम करती रहेगी। इसलिए एआई को क्लियर ह्यूमन वैल्यूज और गाइडेंस की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे तमाम अवसरों पर ग्लोबल साउथ को फोकस में रखना नहीं भूलते हैं। यहां पर भी उन्होंने कई बार ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को दुनिया के सामने रखा और कहा कि उसके हितों से समझौता नहीं होना चाहिए। अतीत में टेक्नोलॉजी ने डिवीजन क्रिएट किए, लेकिन वर्तमान में एआई टेक्नोलॉजी सबके लिए सुलभ हो, सबकी पहुंच में हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए आज जब हम एआई के फ्यूचर पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं को भी एआई गवर्नेंस के केंद्र में रखना होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट पर कहा कि पूरी दुनिया में फूड सिस्टम पर दबाव है। ग्लोबल साउथ के देशों के लिए खेती सिर्फ एक आर्थिक क्षेत्र नहीं है, ये रोजी रोटी, सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसर चुना और जिम्मेदार एआई को सेंटर में रखा है। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। गुड गर्ल। आ गई सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग? मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है
अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में एक डिजिटल रिपोजिटरी जारी की गई है जिसका नाम इंडियाज एआई इंपैक्ट स्टार्टअप्स है। इसमें ऐसे 110 स्टार्टअप्स और गैर लाभकारी संगठनों का विवरण दिया गया है जो आबादी के हिसाब से सामाजिक और आर्थिक असर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। इंडिया एआई और कल्पा इम्पैक्ट की ओर से पब्लिश की गई ये रिपोजिटरी भारत के एआई फॉर इम्पैक्ट इकोसिस्टम की पहली व्यवस्थित मैपिंग है और ये उन पॉलिसी मेकर्स के लिए रेफरेंस का काम करेगी जो इंटीग्रेशन के लिए तैयार एआई कैपेबिलिटीज चाहते हैं। ये रिपोजिटरी बताती है कि कैसे इंडियन फाउंडर्स ऐसे सॉल्यूशन बना रहे हैं जो डिजाइन में लोकल और काम के ग्लोबल हैं। इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, वित्तीय समावेशन, शहरी आवागमन और सार्वजनिक सेवा वितरण सहित विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है। भारत तेजी से अपने डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बना रहा है, खासकर स्पेस सेक्टर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल से यह तो साफ है कि स्पेस डेटा प्रोसेसिंग अब दुनिया के देशों की रणनीतिक ताकत बन चुकी है। कैसे भविष्य को देखते हुए कंपनीज स्पेस में डेटा सेंटर के निर्माण पर कार्य कर रही हैं, देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। अंतरिक्ष से हर दिन टेराबाइट्स में डेटा पृथ्वी पर आता है। मौसम की जानकारी, आपदा की चेतावनी, कृषि विश्लेषण और रक्षा निगरानी, इन सब के लिए हाई परफॉर्मेंस डेटा सेंटर की जरूरत होती है। इसके लिए दुनिया के कई देश पहले से ही पृथ्वी पर डेटा सेंटर को स्थापित कर चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद दुनिया तेजी से इसका इस्तेमाल सुरक्षा ढांचे को तैयार करने में लगा रही है, लेकिन भारत इससे आगे बढ़ते हुए स्पेस में डेटा सेंटर बनाने की तैयारी कर चुका है। इंडिया एआई समिट में इसकी झलक भी दिखी, जहां स्पेस में डेटा सेंटर स्थापित करने को लेकर कंपनियां जोर शोर से काम पर लगी हैं। हमारे देश में करीबन 1.45 बिलियन लोग हैं, उसके 900 मिलियन लोग ऑनलाइन हैं और ये बहुत सारा डेटा कंज्यूम करते हैं और जनरेट भी करते हैं। इसके लिए जो हमारे फिजिकल डेटा सेंटर्स हैं वो हम बना रहे हैं हमारे देश में, बट इसको देखते हुए जो फिजिकल डेटा सेंटर बनाने का जो टाइम है वो कुछ 18 महीने से 24 महीना होता है। आपको पावर लानी पड़ती है, फाइबर लाना पड़ता है, फिर बिल्डिंग बनानी पड़ती है, परमिशंस लेना पड़ता है, ये सब करने में 24 महीने लग जाते हैं। तो हमने इस डिमांड, जिस हिसाब से एआई की डिमांड बढ़ रही है उस हिसाब से डेटा सेंटर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ रहा है, उसका सप्लाई चेन नहीं बढ़ रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने स्पेस में डेटा सेंटर लाने का प्रयत्न किया है और इस साल के एंड तक हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। चलिए आप समझते हैं स्पेस में डेटा सेंटर बनाने का मतलब क्या है। स्पेस डेटा सेंटर ऐसे डेटा सेंटर होते हैं जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट या ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म पर स्थापित किए जाते हैं ताकि डेटा प्रोसेसिंग पृथ्वी पर लाने से पहले ही अंतरिक्ष में हो सके। इन्हें कभी कभी ऑर्बिटल डेटा सेंटर्स भी कहा जाता है। पृथ्वी पर मौजूद डेटा सेंटर से अब तक पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों से आने वाले डेटा का विश्लेषण होता रहा है, जिसका उपयोग कृषि, जल संसाधन और आपदा प्रबंधन और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए किया जाता है। लेकिन अंतरिक्ष में डेटा सेंटर की स्थापना से ऊर्जा दबाव कम किया जा सकता है। अंतरिक्ष में डेटा सेंटर की स्थापना से पृथ्वी पर ऊर्जा दबाव कम किया जा सकता है। सौर ऊर्जा का सीधे अंतरिक्ष में उपयोग होगा। सैटेलाइट डेटा जैसे रिमोट सेंसिंग, रक्षा और मौसम से जुड़ी जानकारियों को वहीं प्रोसेस करेगा। गौर करने वाली बात यह है कि स्पेस में डेटा सेंटर बनाने के लिए दुनिया के कई देश जुटे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी स्पेस में डेटा सेंटर की स्थापना नहीं कर पाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्पेस में डेटा सेंटर अब सिर्फ तकनीकी जरूरत नहीं बल्कि रणनीतिक ताकत भी बन चुके हैं। डिजिटल प्रोसेसिंग क्षमता ही तय करेगी कि भविष्य की स्पेस अर्थव्यवस्था में किस देश की पकड़ कितनी मजबूत होगी। स्पष्ट है, अंतरिक्ष की नई दौड़ सिर्फ रॉकेट की नहीं बल्कि डेटा की भी है। भारत का मजबूत डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर उसे वैश्विक स्पेस पावर बनाने की दिशा में।
और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लिक्टेनस्टाइन के राजकुमार अलोइस से मुलाकात की है। एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों और राष्ट्र प्रमुखों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। उन्हीं में से एक ही तस्वीर, लिक्टेनस्टाइन के प्रिंस अलोइस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया गया। इस दौरान इस समिट में हिस्सा लेने के लिए विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्र प्रमुख भारत में मौजूद हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विभिन्न देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें भी हुई हैं। उन्हीं में से लिक्टेनस्टाइन के प्रिंस अलोइस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई और बातचीत हुई। इस समिट के माध्यम से दुनिया भारत की एआई क्षमता और एआई के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की प्रशंसा कर रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानव विजन की भी सराहना इस दौरान की जा रही है। उसी के तहत लिक्टेनस्टाइन के प्रिंस अलोइस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम यानी हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता 2028 तक अब भारत करेगा। आज विशाखापत्तनम में भारत के नौसेना प्रमुख ने रॉयल थाई नौसेना से इस संगोष्ठी की अध्यक्षता ग्रहण की। दरअसल नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है और इसी समारोह में भारत को यह सुनहरा अवसर मिला है। भारत 2026 से 2028 कार्यकाल के लिए इस मंच का नेतृत्व करेगा। नई दिल्ली में 2008 में इस संगोष्ठी की शुरुआत के बाद से ये दूसरी बार है जब भारत अध्यक्ष बना है। IONS हिंद महासागर क्षेत्र की नौसेनाओं का एक स्वैच्छिक और समावेशी मंच है। ये समुद्री सुरक्षा, सहयोग और मानवीय सहायता को बढ़ावा देता है। सम्मेलन में साझा समुद्री चुनौतियों और क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों पर विचार विमर्श किया जाएगा। एडमिरल ने इस मौके पर कहा कि 21वीं सदी हिंद महासागर की सदी होगी। उन्होंने कहा कि आज भारतीय नौसेना को हिंद महासागर के संपूर्ण क्षेत्र को कवर करने वाला एक बहुत ही जीवंत मंच विरासत में मिला है। उन्होंने पिछले 2 वर्षों में थाई नौसेना द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए बधाई दी। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम आपको पता है कि भारत ने ही शुरू किया था 2008 में और हमने 2008 से 2010 तक उसकी चेयरमैनशिप की थी। आज से अगले 2 साल के लिए ये चेयरमैनशिप हमारे पास फिर से 16 साल के बाद आई है और हमने अपना रोड मैप ऑलरेडी तैयार कर लिया है कि किस तरह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका किस तरह से बाखूबी से यूटिलाइज़ किया जाए, जिससे कि इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम चैलेंजेस उनको अच्छे से एड्रेस किया जाए। विशाखापत्तनम में एक्सरसाइज मिलन चल रहा है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम चीफ्स के कॉन्क्लेव के ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसके कारण ये संस्करण इंडो पैसिफिक में सबसे बड़े समुद्री जमावड़ों में से एक बन गया है। देखिए हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये खास रिपोर्ट। हिंद महासागर के तट पर बसे विशाखापट्टनम में 19 फरवरी से दुनिया का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 शुरू हो चुका है। इस अभ्यास में 74 देशों की नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं।
Milan 2026 stands as the largest and most inclusive edition to date, a reflection of the confidence the global maritime community places in India as a trusted and responsible maritime partner. 2 चरणों में होने वाला मिलन 21 फरवरी से शुरू होने वाले हार्बर फेज से हाई ऑक्टेन सी फेज में शिफ्ट हो जाएगा। दूसरे चरण में मित्र देशों की नौसेनाएं बंगाल की खाड़ी में युद्ध अभ्यास करेंगी। Milan is like a maritime Mahakumbh, a coming together of maritime professionals from across the world, united by a common commitment and purpose to keep the seas safe, secure and open. एक्सरसाइज मिलन के उद्घाटन समारोह के बाद समुद्र में हाई ऑक्टेन ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। ये बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना का एक जबरदस्त शो ऑफ स्ट्रेंथ था। एरियल प्रोवेस की शुरुआत इंडियन नेवी के MiG-29 के फाइटर्स और P-8I पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के फ्लाई पास्ट से हुई। भारतीय नौसेना के एलीट मरीन कमांडो मार्कोस ने आर के बीच पर हमला करने का एक स्टिमुलेटेड तरीका दिखाया, जिसमें स्पीड बोट से तेजी से अंदर घुसना और हेलीकॉप्टर से निकलते हुए ऑपरेशन दिखाए गए। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं भारतीय नौसेना का सीकिंग हेलीकॉप्टर और किस तरह से वो मार्कोस कमांडोज को रेस्क्यू कर रहा है। ये डेमोन्स्ट्रेशन न सिर्फ भारतीय नौसेना की ताकत को दिखाती है, बल्कि पूरी दुनिया को ये भी बताती है कि भारतीय नौसेना आत्मनिर्भर है और मार्कोस कमांडोज सर्वश्रेष्ठ है। द परेड ऑफ नेशंस में भारतीय सशस्त्र बलों के साथ मित्र राष्ट्र की मार्चिंग दोस्तों ने भी हिस्सा लिया। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं मार्चिंग कंटिजेंट ईरान का, सर ऊपर और सीना बाहर। लेकिन ईरान अकेला कंटिजेंट नहीं है, ईरान के साथ और भी मित्र देश हैं, जिनमें फ्रांस, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, कई देश शामिल हैं। ये है एक्सरसाइज मिलन और ये दर्शा रही है विश्वास भारत के प्रति, विश्वास कि भारत कमिटेड है वर्ल्ड पीस के लिए, विश्वास कि भारत कमिटेड है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। कैमरामैन रमाकांत के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, विशाखापट्टनम। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदूषण रहित देवी बसों के जरिए राजधानी के हर कोने तक पहुंच बढ़ाने में जुटी है दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार। दिल्ली का हर सपना होगा साकार। 3400 ईवी बसें हम दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में जोड़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक बसें बढ़ा रही है अंतिम मील कनेक्टिविटी। महिलाओं के लिए पिंक सीटें होती हैं आरक्षित। पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरों से यात्रा होती है सुरक्षित। अच्छी है बस भी, बस की क्वालिटी सब कुछ अच्छा है। देवी बसें की सर्विस भी बहुत बढ़िया है, सही सफर कर लेता हूँ मैं। पूरा होगा आसान सफर का वादा, प्रदूषण कम करने का इरादा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग? मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का आज स्थापना दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा,
अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों को उनके राज्य दिवस पर हार्दिक बधाई। दोनों राज्यों को प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मेहनती लोगों का आशीर्वाद मिला है। ये राज्य अपने शानदार योगदान और देश के विकास के लिए अपने कमिटमेंट से प्रेरणा देते रहते हैं। दोनों राज्यों के लोगों की लगातार तरक्की और खुशहाली के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के राज्य दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा, अरुणाचल प्रदेश के लोगों को उनके राज्य दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। शानदार नज़ारों और असाधारण सांस्कृतिक विविधता से भरपूर अरुणाचल प्रदेश परंपरा और प्रकृति के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण है। इसके जोशीले और मेहनती नागरिक देश की तरक्की को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही राज्य की अलग अलग तरह की आदिवासी संस्कृति हमारे देश को बहुत समृद्ध बनाती है। उम्मीद है कि आने वाले समय में राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। मिजोरम का आज स्थापना दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम के लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, मिजोरम अपनी शानदार प्राकृतिक सुंदरता और हमेशा रहने वाली सांस्कृतिक परंपराओं के लिए बहुत जाना जाता है। इसकी मजबूत सामुदायिक भावना और अच्छे लोग दया और करुणा के मूल्यों को दिखाते हैं। परंपरा, संगीत और रोजमर्रा की जिंदगी के दूसरे पहलू के जरिए दिखाई देने वाली समृद्ध मिजो विरासत बहुत प्रेरणा देने वाली है। उम्मीद है कि मिजोरम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और आने वाले सालों में नए मुकाम हासिल करेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सियासी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में चुनाव आयोग को ममता बनर्जी काम नहीं करने दे रही है, लेकिन अब कानून का राज चलेगा, शरिया का कानून नहीं। बंगाल में चुनाव आयोग को ये काम नहीं करने दे रही है ममता बनर्जी। चुनाव आयोग को अपने अधिकारियों द्वारा, अपने कर्मचारियों द्वारा नॉन कॉपरेशन के मुद्रा में है और ये अब चलने वाला नहीं है। अब वहाँ कानून का राज चलेगा, शरिया कानून नहीं चलेगा। पश्चिम बंगाल में अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार अंतिम सूची से कुल 70,59,742 मतदाताओं के नाम कटने की संभावना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार 58 लाख नाम ड्राफ्ट सूची जारी होने के वक्त ही अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट सूची के आधार पर हटा दिए गए थे। सुनवाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब 13 लाख और नाम कटने की कगार पर हैं। नाम कटने के कारण कई सारे कारण हैं, जिसमें 4,44,970 अपात्र मतदाता, 1,14,772 दस्तावेज अपलोड नहीं हुए और 7 लाख मतदाता सुनवाई में अनुपस्थित रहे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि 28 फरवरी तक अंतिम सूची तैयार नहीं होती है तो वो चुनाव आयोग से समय बढ़ाने का अनुरोध करेंगे। सीईओ के अनुसार दस्तावेजों के निपटारे का पूरा काम ERO, AERO पर निर्भर है। दस्तावेजों के निपटारे की अंतिम तिथि 21 फरवरी है। यदि समय सीमा में देरी होती है तो अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख भी आगे बढ़ सकती है। जिलाधिकारी के पास 4,66,323 दस्तावेजों का सत्यापन अभी बाकी है। माइक्रो ऑब्जर्वर ने लगभग 30 लाख दस्तावेज दोबारा जांच के लिए ERO, AERO को भेजे हैं। ERO, AERO के पास अभी भी लगभग 20 लाख मतदाताओं के दस्तावेज ऐसे हैं जिन पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। IRCTC ने ऑनलाइन टिकटिंग व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 3.03 करोड़ फर्जी यूजर आईडी ब्लॉक कर दी हैं। ये कदम टिकटों की कालाबाजारी और बॉट्स के जरिए होने वाली धांधली पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब केवल आधार वेरीफाइड यूजर ही टिकट खुलने वाले दिन सामान्य और तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्नत एंटी बॉट तकनीक और नई यूजर फ्रेंडली इंटरफेस लागू की गई है, जिससे असली यात्रियों को तेज, पारदर्शी और निष्पक्ष बुकिंग का लाभ मिलेगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि ईरान के पास परमाणु समझौता करने के लिए 10 से 15 दिन का अधिकतम समय है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस समय सीमा में सार्थक समझौता नहीं हुआ तो ईरान के लिए स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण हो सकती है और अमेरिका अगला कदम उठा सकता है। पत्रकारों से बातचीत और बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में ट्रंप काफी आक्रामक नजर आए। उन्होंने कहा कि या तो हमारे बीच डील होगी या फिर उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। 10 से 15 दिन का समय उनके लिए काफी है। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान पूरे क्षेत्र की शांति को खतरे में डाल रहा है और उसे हर हाल में झुकना होगा। उन्होंने संकेत दिया कि अगर बातचीत फेल हुई तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई जैसा बड़ा कदम भी उठा सकता है। Well, we're going to make a deal, or we're going to get a deal one way or the other. I'm not going to talk to you about that, but we're either going to get a deal, or it's going to be unfortunate for them. I would think that would be enough time, 10, 15 days, pretty much maximum. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस नामक एक नए वैश्विक मंच की शुरुआत की और गाजा में संघर्ष के बाद स्थिरीकरण और राहत प्रयासों के लिए अमेरिका की ओर से $10 अरब के योगदान की घोषणा की। 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने उद्घाटन बैठक में भाग लिया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व अमेरिका में भारतीय उपराष्ट्रदूत नामग्या खम्पा ने किया। मंच से इस बात पर जोर दिया गया कि जो अमेरिका कर रहा है वो एक सरल शब्द है, शांति। इसे कहना आसान है लेकिन हासिल करना कठिन। ट्रंप ने कहा कि कई देशों को इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और वो चीन और रूस को भी इस प्रयास में शामिल करने के पक्षधर हैं। Well, we have a lot that are on, and we have a lot that are going through the process of getting on. They have to get legislative approval, etc. And we've had billions of dollars put up already by the countries that are on. You saw some of the big players today. It's been very successful. Everyone's going to want to be on. Everyone wants to be on. Some have to go back to their legislatures to get approval. I would love to have China and Russia. They've been invited. अमेरिकी सचिव राज्य मार्को रूबियो ने गाजा मुद्दे पर कहा कि गाजा के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस योजना के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर ये योजना विफल होती है तो इसका मतलब होगा कि स्थिति युद्ध की ओर लौट सकती है, जो किसी के लिए भी स्वीकार्य नहीं होगा। रूबियो ने यह बयान उस समय दिया जब अमेरिका और अन्य देशों के प्रतिनिधियों की एक बैठक व्हाइट हाउस में आयोजित की गई थी, जिसमें अक्टूबर में शुरू हुए संघर्ष विराम को मजबूत करने और गाजा में शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। अर्जेंटीना की कांग्रेस के निचले सदन में गुरुवार को राष्ट्रपति जेवियर मिलेई द्वारा समर्थित विवादित श्रमिक सुधार विधेयक पर बहस जारी रही। सरकार का दावा है कि यह विधेयक निवेश बढ़ाएगा और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देगा, लेकिन इसके खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं अर्जेंटीना की सबसे बड़ी श्रमिक यूनियन सीजीटी ने 24 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया है, जिसके कारण एयरलाइंस, मेट्रो और बस सेवाएं बंद हो गईं। समुद्री श्रमिकों ने भी 48 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे देश के प्रमुख कृषि निर्यात बंदरगाह भी प्रभावित हो रहे हैं। चिली के उत्तरी तट पर फिन व्हेलों की बढ़ती संख्या ने नया संकट खड़ा कर दिया है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी व्हेल प्रजाति, जो अक्टूबर से जनवरी तक यहां भोजन के लिए आती हैं, अब शिप टक्कर्स और मछली पकड़ने के जाल में फंसने के खतरों का सामना कर रही हैं। संरक्षणकर्ता चिली सरकार ने इस संकट को हल करने के लिए त्वरित और कठोर कदम उठाने की मांग कर रहे हैं, ताकि इन अद्वितीय जीवों और समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाया जा सके। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेपाल की राष्ट्रीय समाचार समिति ने गुरुवार को अपनी 65वीं वर्षगांठ मनाई। इस मौके पर 11 पत्रकारों, कर्मचारियों और स्ट्रिंगर्स को उत्कृष्टता पुरस्कार नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव और राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र झा द्वारा प्रदान किए गए। इस अवसर पर भाषण देते हुए उपराष्ट्रपति राम सहाय यादव ने मीडिया की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया जनता को जागरूक रखने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। T20 विश्व कप में आज ग्रुप दौर का आखिरी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच खेला जाएगा। ये मैच श्रीलंका में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और ओमान दोनों ही सुपर
8 की दौड़ से बाहर हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम का इस विश्व कप में सफर बेहद निराशाजनक रहा। टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की टीम कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की चोटिल होने की वजह से इस बार अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सकी। 2009 के बाद ये पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई। विश्व कप में शनिवार को सुपर 8 के मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं, जहां भारतीय टीम रविवार को अहमदाबाद में सुपर 8 का अपना पहला मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। आईसीसी T20 विश्व कप में अफगानिस्तान ने गुरुवार को खेले गए मुकाबले में कनाडा को 82 रन से हरा दिया। इस तरह टीम ने जीत के साथ टूर्नामेंट से विदा ली। चेन्नई में खेले गए मुकाबले में कनाडा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी। अफगानिस्तान ने बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन का स्कोर किया। अफगानिस्तान की ओर से इब्राहिम जदरान ने 56 गेंदों पर 95 रन की नाबाद पारी खेली। जवाब में जीत के लिए मिले 201 रन का पीछा करने उतरी कनाडा की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 118 रन ही बना सकी। अफगानिस्तान की ओर से मोहम्मद नबी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। आईसीसी T20 विश्व कप में जिम्बाब्वे की टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। टीम ने कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 6 विकेट से जीत दर्ज की है। मैच में श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 178 रन का स्कोर किया। श्रीलंका की ओर से पथुम निसांका ने 62 रन की पारी खेली, जबकि पवन रत्नायके ने 44 रन बनाए। इसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम ने 3 गेंद शेष रहते 179 रन के लक्ष्य को 19 ओवर और 3 गेंदों में 4 विकेट पर 182 रन बनाकर हासिल कर लिया। जिम्बाब्वे की ओर से ब्रायन बेनेट ने नाबाद 63 रन बनाए। वहीं कप्तान सिकंदर रजा ने 45 रन की पारी खेली। इस विश्व कप में जिम्बाब्वे की टीम अभी तक अजेय रही है। टीम ने श्रीलंका से पहले ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को भी शिकस्त दी थी। आईसीसी T20 विश्व कप में गुरुवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज ने इटली को 42 रन से हरा दिया। मैच में इटली ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वेस्टइंडीज की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 165 रन बनाए। वेस्टइंडीज की ओर से कप्तान शाई होप ने 75 रन की पारी खेली। जीत के लिए मिले 166 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इटली की टीम 18 ओवर में 123 रन पर सिमट गई। हालांकि इस मैच के नतीजे का कोई असर नहीं पड़ना था, क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम पहले ही सुपर 8 में पहुंच चुकी है। भारत और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कैनबरा में खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 19 रन से हरा दिया। भारत को जीत के लिए 164 रन की दरकार थी, लेकिन टीम 9 विकेट पर 144 रन ही बना सकी। भारत की ओर से सबसे ज्यादा 36 रन कप्तान हरमनप्रीत कौर के बल्ले से आए। 3 मैच की सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर आ गई है। सीरीज का तीसरा मुकाबला 21 फरवरी को एडिलेड में खेला जाएगा। इससे पहले मैच में भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 163 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से जॉर्जिया वॉल ने 88 रन की पारी खेली। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत की सेना ने स्ट्राइक की है। जो सच है हम वही दिखाते हैं। किस तरह की चुनौतियां हमारी रेस्क्यू टीम को आ रही हैं। शूर सनसनी नहीं, भरोसा जगाते हैं। एजेंडे की दौड़, ब्रेकिंग की होड़ यहाँ नहीं होती। होती है तो बस